Welcome to JNU EE preparatory sessions organized by the Democratic Students Federation. So my name is Anaga, and this session, as you all must be aware, has been specifically organized for students who would be appearing for MA in History examination in the JNU EE that is scheduled to happen in the later part of September. So to start with, to give you a brief regard of this online coaching classes, when we used to have offline classes in the university, the JNU SU also used to organize offline coaching classes for students appearing for various subjects in JNU EE. Since now we do not have such an option from the DSF, we have decided that we will be organizing classes online for the various subjects, and this is an initiative from us to reach out to maximum aspirants and students in and help them in whatever ways we could in their academic pursuit. So we all understand there are a lot of difficulties that are happening now since the shutdown of universities and the online mode of education. There are a lot of difficulties, but from the DSF we will try to ensure that whatever materials or whatever classes are being held are accessible to everybody. In case of any issues, you can also contact any of us in the DSF. Now to move on to this specific session. This session will be taken by Vivek and Orkodeep. Both of them are students of the Center for Historical Studies. Vivek is doing his MA in Ancient History and Orkodeep is doing his MPhil in Medieval History. So I hope all of you will be able to gain something from this session. So I'll ask them to take over the session now. Thank you. आवाज आ रहा है ना? हाँ. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन. माय नेम इज विवेक. तो अभी हम इसी पे थोड़ा बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सेशन 2 पार्ट्स में होगा. फर्स्ट वाला अभी मैं करूंगा, इसके बाद भैया आपको डिटेल में चीजों को बताएंगे. ठीक है, तो पहले मैं जिस पे बात करना चाहूंगा, ये सबसे पहले तो मैं एग्जाम का स्ट्रक्चर, उसके बारे में तो शायद काफी हद तक लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा. मे भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो. बताना चाहूंगा कि एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं ना. एग्जाम का स्ट्रक्चर कहते हैं तो एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में सब टोटल मार्क्स कितने होते हैं आपको पता होगा. 100 मार्क्स होते हैं टोटल मार्क्स. तो और हमारा जो पेपर है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में होता है. सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. सेक्शन 1 40 मार्क्स, सेक्शन 2 60 मार्क्स. एंड सेक्शन 1 हमारा टोटली बेस्ड होता है कंप्रिहेंशन बेस्ड. सेक्शन 1 हमारा कंप्रिहेंशन बेस्ड होता है, एंड सेक्शन 2 मोर और लेस फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, जो 60 मार्क्स का होता है. तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और उसके बाद कुछ इश्यूज होते हैं, लाइक क्योंकि हम एंशिएंट मॉडर्न मेडिवल, क्योंकि कुछ लोग एंशिएंट सब लोग अलग अलग स्ट्रीम में अप्लाई करते हैं. तो कुछ लोगों को शायद डाउट होता है कि अगर हमने एंशिएंट के लिए अप्लाई किया है तो क्या सिर्फ एंशिएंट के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे या सिर्फ एंशिएंट का ही पढ़ें एग्जामिनेशन के लिए. तो देखो, एक बात क्लियर है कि जो एग्जाम होगा वो सभी के लिए सेम होगा. पेपर एक ही होगा और वो सबके लिए सेम होगा. एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल, तीनों ही जो एप्लीकेंट्स हैं सबको सेम ही पेपर करना होगा और सारा पेपर सॉल्व करना होगा. ऐसा नहीं करना होगा कि सिर्फ अगर मैंने एंशिएंट के लिए अप्लाई किया तो सिर्फ एंशिएंट के क्वेश्चन करूंगा, बाकी मॉडर्न, मेडिवल छोड़ दूंगा. ऐसा नहीं कर सकते. तो हमें पूरा का सारा पेपर सॉल्व करना होगा. उसमें मेडिवल के क्वेश्चन भी होंगे, मॉडर्न के भी होंगे. ठीक है, तो इसमें तो शायद कोई डाउट नहीं होगा अभी. और उसके बाद अभी बात करते हैं सेक्शन 2. जो मैंने बताया कि 60 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है. हमारी मतलब 60 मार्क्स, जो काफी हद प्योरली इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट बेसिस है. ठीक है, और उसमें तीनों ही इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन होंगे. तो इसके बारे में अभी मैं बता सकता हूँ. एंशिएंट, जो कि मैं एंशिएंट हूँ, तो मैं कुछ टॉपिक के बारे में बता सकता हूँ जो मोर और लेस प्रेडिक्टेबल, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो उनके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, और भी टॉपिक्स होते हैं और भी काफी कुछ होता है जिससे क्वेश्चन आते हैं. और वैसे भी इसमें आपको ही पढ़ना होता है. इसमें मतलब दूसरा मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि हाँ ये टॉपिक्स आते हैं, आप इससे पढ़ लोगे इसको तो इससे 1-2 क्वेश्चन आए जाएंगे, वो आपको करना पड़ेगा. लेकिन मोर और लेस आपको ज्यादा से ज्यादा बुक्स एंड ज्यादा से टॉपिक्स आपको ही कवर करने, और उसमें टाइम टेकिंग भी है. तो
एक तो ये हो गया, और दूसरा जो मैंने बोला कि पहला सेक्शन जो हमारा है जो कंप्रिहेंशन बेस्ड है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ डिटेल में। वो थोड़ा सा मतलब वो आपको आपको हेल्प करेगा, ठीक है, तो वो उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं जो पहला सेक्शन है अपना, उसके सॉरी सेकंड सेक्शन, उस जो 60 क्वेश्चन है जिसमें, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो चूंकि मैं इंस्टीट्यूट हूँ, तो मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता सकता हूँ जो आपको प्रिपेयर करने ही करने होते हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने ही आने। तो उसमें पहला है हमारा वैदिक एंड लेटर वैदिक जो लिटरेचर है, ट्रीटीज है एंड टेक्स्ट, ठीक है, तो उनका हमें आइडिया होना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो हमें नाम तो पता ही होने चाहिए, जैसे कि कितने पुरानास हैं, हाँ, नंबर ऑफ पुरानास, या सभी पुरानास के एक बार हमें नाम, सब नाम याद तो नहीं हो सकते सभी के, लेकिन हमें एक बार देखना जरूर होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो वहां पे हम कुछ नहीं तो ऑप्शन को एलिमिनेट ही कर सकते हैं, हाँ। तो एक तो ये हुआ। फिर सेकंड जो हमारा है, फ्रॉम मॉडर्न पीरियड टू अप टू गुप्ता एंड हर्षा पीरियड, कि इस जो 800-900 साल का ये पीरियड है, इसमें से जो हमारे कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट राइटर्स हो गए जिन्होंने बहुत ही इम्पैक्टफुल बुक्स लिखी हुई, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और अराउंड 15 to 20 बुक्स हैं ऐसी, और तो उन बुक्स बुक्स एंड उनके राइटर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि तो ये यहाँ से तो प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि क्वेश्चन आने आने होते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इनमें कि हाँ ये बुक है तो इसका राइटर कौन है। और ये मोरल सबको मतलब वो काफी, चूंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हम सुनते भी रहते हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं और एक दो बार उसको देख लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद बुद्धिस्ट बुद्धिज्म, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या, बुद्धिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनके बारे में, एंड इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट प्लेसेस जो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है उनके बारे में पता होना चाहिए। एंड देन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, इन सब जो जनरली हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने होते हैं। सिमिलरली जैनिज्म के लिए भी यही होता है, यही सारी बातें हैं जो बुद्धिज्म के लिए, वही सारा कुछ जैनिज्म के लिए। और साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो चोला पीरियड, चोला हिस्ट्री, इसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि चोला हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की पॉलिटी, ये सारा हमें थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और उसके बाद हम तमिल लिटरेचर जो तमिल संगम के बाद का जो तमिल लिटरेचर है उसके बारे में, उनके टेक्स्ट के नाम हमें पता होना चाहिए, उन टेक्स्ट का सब्जेक्ट क्या है, किन उसका मैटर क्या है, किस सब्जेक्ट में लिखा गया, उसका कंटेंट क्या होगा, ये सारा थोड़ा सा हमें अगर आइडिया होता है तो ये भी अच्छा है। और उसके बाद तो अभी हम बात करना चाहेंगे जो हमारा सेक्शन 1 जो कि कंप्रहेंशन पे बेस्ड है, तो वो हमारे उसमें हमें पता है कि 20 क्वेश्चन होंगे, और एवरी क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स। इट मींस दिस सेक्शन इज फॉर 40 मार्क्स। तो ये सेक्शन जो है हमारा, क्योंकि ये अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज है, और मोरलेस ये हमारी समझ, बेसिकली हमारी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री की रिगार्डिंग, उसी को चेक करता है। तो उसका सबसे अच्छा ये आइडिया है कि हम पढ़ें, सबसे पहले उसको पढ़ें, एक बार पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी कि उसका कोर थीम क्या है, क्या उसका कोर थीम क्या है, वही हमें समझना होता है कि कोर थीम क्या है। देन उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर करते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता, जैसे कि पहले भी हम लोग करते रहते हैं ना, कि अंतिम पैसेज में कि हमने पहले थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन देखा और डायरेक्टली फिर वही पैसेज से आंसर पूछने लगे। पर वैसा नहीं होता ये, क्योंकि हम इस लेवल पे हमें हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, हम हिस्ट्री से क्या समझते हैं, या फिर हिस्ट्री, जैसे हमें पता है कि हिस्ट्री का पहले क्या मायने होते थे, लोग हिस्ट्री मतलब क्या समझते थे, और अभी मॉडर्न टाइम पे हिस्ट्री से क्या समझा जाता है। तो इतनी सारी अगर चीजें हमें समझ, मतलब ये हमें अगर पता है तो हम सॉरी, तो पहला सेक्शन है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जो कंप्रहेंशन पे बेस्ड है। तो उसका देखो सबसे एक अच्छा रूल है, उसको रूल ही बोलेंगे, कि हमारा एग्जाम होता है 3 आवर्स का, तो हम कहीं से भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक भी मिनट लूज करें। देखो वैसे तो क्योंकि हमारा जो लार्जेस्ट सेक्शन है 60 क्वेश्चन, जो वो फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, वहां पे अगर हमें आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम मैथमेटिक्स की तरह उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। सिंपली हमने देखा हमें आता है तो हम ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो तो मोरलेस हम बहुत ज्यादा 1 घंटा लगेगा उसको करने में, फिर हमारे पास 2 घंटा बचता है आराम से। 2 घंटे में हमें करने होते हैं 20 क्वेश्चन, लेकिन फिर जनरली हमें लगता है कि नहीं नहीं,
टाइम बहुत ज्यादा है, तो फिर लोग सो जाते हैं या फिर बाहर तो वैसे भी ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें लगता है कि नहीं टाइम ज्यादा है, पेपर छोटा है, टाइम ज्यादा है। पर ऐसा एक्चुअली में होता नहीं। हमें 3 घंटा सबसे जो मतलब अगर आपको सही में क्वालिफाई करना है तो आपको 3 घंटा तो यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। और वो आप फिर वही वाली बात है कि क्योंकि फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन वाला जो पोर्शन है उसमें तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, मतलब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आपको जितना भी टाइम बचा है, आपको ये पहला जो सेक्शन है जो कंप्रहेंशन बेस्ड है, इस पे यूटिलाइज करना है। आप इसको कम से कम 3 बार पढ़ो, क्योंकि हर सॉरी 20 क्वेश्चन है तो 20 कंप्रहेंशन होंगे, 20 पैसेज टाइप के होंगे। और हम मतलब हर क्वेश्चन के लिए एक कंप्रहेंशन होगा। तो आप कम से कम हर एक कंप्रहेंशन को कम से कम 3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। फिर क्वेश्चन देखो और उसके बाद आप क्या करो कि क्वेश्चन को मतलब जो आंसर होगा उसको आप डिफरेंट डायमेंशन से सोचने की कोशिश करो। मे भी आप पहली बार देखो तो आपको लगे नहीं नहीं यही वाला ऑप्शन ठीक है, फिर आप उसको मार करके आगे बढ़ो। पर नहीं नहीं, आपको इवन कॉन्फिडेंस लग भी रहा है कि नहीं यही होगा, फिर भी आपको चेक करना है कि नहीं नहीं जो मैंने जिस तरीके से सोचा है क्या उससे कोई दूसरा भी एंगल हो सकता है सोचने का। यही होता है जनरली, क्योंकि पहली बार आप देखोगे आपको लगेगा नहीं नहीं हाँ ठीक है वहां पे मुझे दिख रहा है तो यही होगा। पर जनरली ऐसा होता नहीं, वो हमारी थोड़ा सा जो अंडरस्टैंडिंग होती है हिस्ट्री की और जो हमारी समझ है उसी को चेक करते हैं बस। तो आपके पास जितना भी टाइम बचता है, मतलब 2 घंटे में जितना भी बचता है, आप एक एक मिनट उसी में दो। मतलब अगर आपने 60 क्वेश्चन वहां से कर लिए तो उसके बाद आप सारा जितना भी टाइम 3 बार पढ़ो, इवन 4 बार भी पढ़ो। अगर आपको डाउट है तो फिर से उसको थोड़ी देर रुक जाओ, छोड़ दो, वही दूसरा क्वेश्चन करो, बाद में फिर उसको करो। जब आपको सही में लगे कि हाँ आपने कोई कंप्रेशन पढ़ा और आपको समझ फील आ रहा है कि हाँ हाँ अभी मेरे को इसका मतलब समझ में आ गया, आई एम गेटिंग इट मीनिंग, और या अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उसको सॉल्व करो। तो अगर ये 20 में आपने 18 17 18 भी सही कर ली तो फिर ये 17 18 बहुत सही स्कोर है, मतलब अच्छा स्कोर माना जाएगा। 20 में 20 कर ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ही अच्छा है, पर लेकिन 17 18 भी आप अगर सही कर ले रहे हो 20 में वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आप 60 में अरन 40 भी अगर सही कर ले रहे हो तो फिर शायद मतलब फिर तो हो ही जाना चाहिए। ये जो पहला सेक्टर है इसमें क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन उतना डिपेंड नहीं करती, लेकिन आपकी समझ आपका चीजों को कंप्रहेंड करने का जो आपका जो विजन आप नजरिया, ये सारी चीज जो आप थोड़ा सा वहां पे आपको हेल्प करती है। तो इसी में मतलब यही बात है कि आप पूरा पूरा टाइम यूटिलाइज करो। अगर 3 घंटा मिला है तो आप एक भी मिनट लूज नहीं कर सकते। जितना भी आपका टाइम बच रहा है आप इन्हीं कंप्रेहेंशन में यूज करो। अगर वहां पर थोड़ा दो क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन भी सही हो जा रहे हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि आपको पता है ये कंप्रेहेंशन वाला हमारा सेकंड जो होता है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें आप जितना भी टाइम इन्वेस्ट करोगे उसका आपका रिटर्न मिलेगा, और वो रिटर्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। ठीक है, बड़ा सेक्शन था उसकी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं। आप उनको तो आपको करना ही करना होता है, बाकी उसके अलावा भी बहुत सारी चीज टॉपिक्स हैं जो आप करते हैं, आपको करना ही। आर एस शर्मा एक अच्छी बुक है, मतलब आर एस शर्मा आपको पढ़नी चाहिए। आर एस शर्मा आप जरूर पढ़िए, उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है, और तभी आप थोड़ा सा इन चीजों को कर पाएंगे। तो फिलहाल मेरे अभी मैं इतना ही बोल रहा हूँ, उसके बाद भैया आपको बताएंगे चीजें। आप भैया जो जो भी